हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 की केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1800 ईस्वी तक ज्ञात तत्वों की संख्या थी, यानी कि 1800 ईस्वी तक कितने तत्व ज्ञात थे, 20, 30, 40 या इनमें से कोई। तो आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह बी, अर्थात 30 तत्व ज्ञात थे, तो बी हो जाएगा। यदि आप पहले से अपने आप को बेहतर प्रिपरेशन फील करते हैं तो आप खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि इनमें से कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। त्रिक जो नियम है उसका प्रतिपादन है किसने किया था। डॉबराइनर ने, न्यूलैंडस ने, मैंडलीफ ने, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन जो है वो डॉबराइनर ने किया था, इसलिए दूसरा का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डॉबराइनर ने अपना त्रिक नियम कब बनाया था। 1717 में, 1817 में, 1917 में या 1800 ईस्वी में। तो डॉबराइनर ने अपना त्रिक नियम जो है वो 1817 में बनाया था, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, डॉबराइनर ने कितना त्रिक नियम बनाया था। डॉबराइनर ने 1, 2, 3, 4 कितने त्रिक नियम बनाया था। तो डॉबराइनर ने कुल 3 त्रिक नियम बनाया था, इसलिए चौथा का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। डॉबराइनर ने, न्यूलैंडस ने, मैंडलीफ ने या सभी ने। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ न्यूलैंडस ने किया था, तो सही उत्तर पांचवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, न्यूलैंडस ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था। 1860 में, 1866 में, 1870 में, 1876 में। तो प्यारे बच्चों, न्यूलैंडस ने अपना अष्टक सिद्धांत जो है वो 1866 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, अर्थात छठा का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, न्यूलैंडस के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। 46, 51, 56, 61। तो न्यूलैंडस ने जब अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे, और उन्होंने यह दावा किया था कि भविष्य में अब और तत्वों की खोज नहीं हो सकती है, जो कि जल्द ही वह गलत साबित हुआ, और आज आप जानते हैं कि उसके दुगने से ज्यादा भी तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो सातवां सही उत्तर जो है वह सी 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी का निर्माण कब किया था। 1866 में, 1869 में, 1876 में या 1890 में। तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी जो है 1869 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, तो इसलिए 8वां का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 70, 60, 63, 66, 114। तो मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे, इसलिए 9वां का सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डॉबराइनर, न्यूलैंडस तथा मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया था। परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डॉबराइनर, न्यूलैंडस और मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, इसलिए 10 क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, किसने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में तत्वों के आविष्कार के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था। न्यूलैंडस ने, डॉबराइनर ने, मेंडलीफ ने, मोस्ले ने। तो प्यारे बच्चों, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, और वह बताया था कि भविष्य में निश्चित रूप से इनके स्थान पर कोई तत्व ज्ञात होगा, जो कि उनका भविष्यवाणी 100% सही साबित हुआ। तो 11 नंबर का सही उत्तर सी हो जाएगा। 12 नंबर, उत्कृष्ट, जिसको निष्क्रिय या अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, इन गैसों की खोज कब हुई थी। 1800 में, 1854 में, 1874 में या 1894 में। तो प्यारे बच्चों, इन गैसों की खोज जो है वह 1894 ईस्वी में हुआ था, सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। मेंडलीफ ने किया था, हेनरी मोस्ले ने किया था, डॉबराइनर ने किया था या न्यूलैंडस ने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोस्ले ने किया था, तो सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब किया गया था। 1903 में, 1913 में, 1923 में, 1933 में। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। जो आवर्त सारणी है उसके क्षैतिज कतार को वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, आवर्त कहते हैं या
इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या 7 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसकी संख्या 6 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी के उदग्र अर्थात लंबवत कतार को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के जो उदग्र कतार है या स्तंभ कहें उसको क्या कहते हैं। तो आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, या ए और बी दोनों। तो उसको हम लोग वर्ग भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा, इनमें से दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों या आवर्तों की संख्या है। यानी कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसके क्षैतिज कतार की संख्या कितनी है। तो उसमें 7 है, 6 है, 8 है या 18 है। तो प्यारे बच्चों उसमें क्षैतिज कतारों की संख्या 6 है, तो सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या या क्षैतिज पंक्तियां कितनी है। 6 है, 8 है, 7 है या 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या 7 है, इसलिए 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों, जिसको समूह या लंबवत कतार या स्तंभ कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या समूहों की संख्या 8 है या 6 है या 18 है, या डी में भी 18 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों इनकी संख्या जो है वह 18 है, इसलिए सी और डी दोनों सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया तत्व है। किस तत्वों को 18वें समूह में रखा गया। धातु को, उपधातु को, उत्कृष्ट गैस जिसको अक्रिय गैस भी के नाम से भी जाना जाता है, या मिश्र धातु। तो 18वें समूह में मिश्र धातु 18वें समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया, इसलिए 20 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित तत्व है। धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ जो है वह धातुओं को रखा गया है, तो इसलिए 21 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित तत्व है। दाहिने तरफ कौन सा तत्व है। उपधातु है, मिश्र धातु है, अधातु है या धातु है। तो प्यारे बच्चों सबसे दाहिने तरफ जो है वह अधातुओं को रखा गया है, और उसमें भी सबसे अंतिम जो वर्ग है, जो 18वां वर्ग है, उसमें निष्क्रिय गैस है। तो इसका सही उत्तर जो है 22 का सही उत्तर सी अधातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। धातुओं को अधातुओं से अलग किया गया है। तो धातु को अधातु से किसके द्वारा अलग किया गया है। मिश्र धातुओं के द्वारा, उपधातुओं के द्वारा, उत्कृष्ट गैसों के द्वारा, इनमें सभी। तो धातु और अधातु को उपधातुओं के द्वारा अलग किया गया है आवर्त सारणी में। तो 23 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी आवर्त की शुरुआत या प्रारंभ या प्रथम तत्व होता है। यानी कि किसी भी आवर्त का जो स्टार्ट होता है वह किस प्रकार के तत्वों से होता है। तो क्षार अधातु से, क्षार धातु से, उत्कृष्ट गैसों से, उपधातु से। तो किसी भी आवर्त का पहला जो तत्व होता है वह क्षार धातु होता है, इसलिए 24 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व होता है। धातु होता है, उपधातु होता है, उत्कृष्ट गैस होता है या अधातु होता है। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया गया कि आवर्त सारणी के सबसे अंतिम जो वर्ग है वह 18वां है, जिसमें केवल उत्कृष्ट गैसें हैं। तो 25 का सही उत्तर जो है वह सी उत्कृष्ट या अक्रिय गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहते हैं। तो आवर्त सारणी के 18वां वर्ग में जो भी तत्व है जो अक्रिय होता है, वह रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए उस समूह को हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर 18 हो जाएगा, अर्थात डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो वह परमाणु संख्या पर आधारित है, इसलिए इसका सही उत्तर परमाणु संख्या हो जाएगा, अर्थात 27 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 कह रहा है कि किसी भी कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। यानी कि किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, n स्क्वायर या 4n स्क्वायर। प्यारे बच्चों उसका होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है 2n स्क्वायर।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता घटता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब भी हम लोग बाईं से दाईं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो त्याग करने की प्रवृत्ति है वो घटती जाती है और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर धातुओं के गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी कि बाईं से जब दाईं ओर जाया जाएगा तो धातुओं के गुण में कौन सा परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कि बिल्कुल गलत है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटती है, बढ़ती नहीं है। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रकृति घटती है, जो कि सही है, ए और बी दोनों। और आगे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर जो है वह धातुओं, चूंकि धातु के सिर्फ कह रहा है इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति जो है घटती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व है, H है, He है, CO2 है या Cl2 है। तो शून्य समूह अर्थात 18वां समूह का जो तत्व है उनमें से एक हीलियम यहाँ दिया हुआ है, इसलिए 31 का आंसर बी होगा। उसके बाद हम लोग 32 देखते हैं। सल्फर, जिसको गंधक के नाम से भी जानते हैं, परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और जो बच गया 6, अर्थात वो तीसरे सेल में चला जाएगा, जो कि बाह्यतम सेल होता है। इसलिए सल्फर के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। ओजोन का अणु सूत्र होता है, O होता है, O2 होता है, O3 या O4। तो ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है, अर्थात 33 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 34, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 या इनमें से सभी। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, इसलिए 34 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 35, हीलियम कैसा तत्व है। अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। तो हीलियम जो है वह किस प्रकार का तत्व है, तो वह अक्रिय होता है। ठीक, अक्रिय। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। इसको हम लोग उदासीन भी कह सकते हैं। तो हालांकि ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए अक्रिय हम लोग चुन लिए। तो वह क्या होता है प्यारे बच्चों, अक्रिय होता है। तो 35 का ए हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो डी मार देते। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्न में किसका आवर्त फलन होता है। चूंकि आपको बताया गया है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, इसलिए उसमें बताया गया है कि उसके गुणधर्म जो है वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी की बात किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। आप क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कह रहा है कि किसी भी आवर्त के सभी तत्वों का कौन सा गुणधर्म समान होगा। कोष बराबर होंगे, संयोजकता समान होगा, गुणधर्म समान होगा, समान साइज का होगा। प्यारे बच्चों इसमें जो किसी एक आवर्त का कह रहा है, एक आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं वह सब में कोषों की संख्या बराबर होती है। चूंकि कोष की संख्या पर ही आवर्त निर्धारित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह ये हो जाएगा, कोष बराबर, यानी कि कोष समान होते हैं किसी भी आवर्त के सभी तत्वों की। तो 37 का सही उत्तर ये हो जाएगा। 38, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों के कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। KLMN SPDF या एक AXYZ, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों SPDF में बांटा गया है, इसलिए 38 का सही उत्तर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि किस आवर्त में H को 2 स्थानों पर रखा गया, यानी कि हाइड्रोजन को किस आवर्त सारणी में 2 स्थानों पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी या दोनों में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह प्यारे बच्चों वह मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाएगा। क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 स्थानों पर रखा गया था, एक फर्स्ट बी और एक फर्स्ट ए और दूसरा 7B में, यानी कि 7वें वर्ग के बी उपकक्ष में रखा गया था। उसके बाद अब हम सही उत्तर इसका मेंडलीव का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो फर्स्ट वर्ग में
जो भी तत्व है वो सभी क्षार धातुएं हैं जिसकी अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होती है, अर्थात उसका संयोजकता भी एक होगी। इसलिए 40 का जो 4 ऑप्शन दिया 1 2 3 4, उसमें सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी कि फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 है, 8 है, 18, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व होते हैं, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, दूसरे तथा तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या का जो ऑप्शन दिया है 2, 8, 18, 32, उसमें सही उत्तर बी हो जाएगा। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। इस प्रकार से 42 क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, परमाणु के त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो परमाणु के त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, तो 43 का सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, कितना का होता है? 10 के पावर 12 माइनस 12, 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 8, इनमें से कोई नहीं। तो 1 पिकोमीटर और 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, तो सही उत्तर जो है 44 का ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम जो है वह कितने मीटर का बराबर होता है, कितने मीटर के इक्वल होता है, बराबर होता है? ए का ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 10, बी है 10 के पावर माइनस 12, सी है 10 के पावर माइनस 5 और डी है 10 के पावर 10 मीटर। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? परमाणु भार बराबर होगा, परमाणु आयतन बराबर होगा, संयोजकता बराबर होगा, कक्षों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, कोई भी आवर्त होगा उसमें जितने भी तत्व होंगे सब में सेल की संख्या जो है वह बराबर होगी। जितने कक्ष होंगे, चूंकि कक्ष के आधार पर ही उसको आवर्त में वर्गीकृत किया जाता है, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या। अगर वर्ग पूछता तो उसकी संयोजकता समान होती है। एक वर्ग, किसी भी वर्ग के जितने भी तत्व है उसकी संयोजकताएं समान होती है। तो 46 का सही उत्तर डी, कक्षों की संख्या। 47, द्वितीय आवर्त में तत्वों की के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? तो जो द्वितीय आवर्त है उसमें तत्वों का कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? तो इसका सही उत्तर एल सेल हो जाएगा, यानी कि बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरा हुआ है, वह तत्व है? तो 2 सेल का मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से भरता है, सेकेंड सेल जो है वह 8 इलेक्ट्रॉनों से भरता है। तो जिस तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात परमाणु संख्या 10 वाले तत्व, तो वह तत्व प्यारे बच्चों वह हो जाएगा नियोन। क्योंकि नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, यानी कि उसमें सिर्फ कौन कौन से होंगे? तो के और एल सेल होगा जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा होगा। तो 48 का सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों वह नियोन हो जाएगा। तो 48 का ए सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी कि आवर्त सारणी है, फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं? तो फर्स्ट आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, तो 2, 8, 18, 32 में सही उत्तर ए 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस अध्याय का, इस वीडियो में ये अंतिम प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? यानी कि जो आवर्त सारणी है उसके दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है, 18 है, 32 है या 2 है? तो प्यारे बच्चों, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों की संख्या है, इसलिए 50 का सही उत्तर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्नों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस पर कमांड कर लेते हैं तो परीक्षाओं में संभवतः आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए 2 बार 3 बार पढ़िए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, या 2-3 बार पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा आपका। यदि तैयारी है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं है तो कर लीजिए, परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगा इससे।
इसी तरह आपको जो भी 15 चैप्टर है साइंस का, सारे ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।